सीन की स्टार्टिंग युनची से होती है, जहाँ पर युनची फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस से बाहर आ रहा था। युनची बोलता है कि आखिरकार वो चू युनचेन को ढूंढे कैसे। जैस्मिन युनची से बोलती है कि उसे चू युनचेन को ढूंढने जाने की कोई जरूरत नहीं है, जब उसे पता चलेगा कि तुम अभी भी जिंदा हो तो वो तुम्हें ढूंढते हुए ही यहीं आ जाएगी। जिस बात पर युनची बोलता है, नहीं, जितना मैं चू युनचेन को जानता हूँ उसके हिसाब से चू युनचेन इस जगह को छोड़कर किसी ऐसी जगह पर अपने बच्चे के साथ गई होगी जहाँ पर वो अपने और अपने बच्चे के साथ शांति से जीवन जी पाए, और ऐसी जगहों पर वो बाहर की दुनिया से पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड होगी, जिसकी वजह से उसको ये न्यूज़ नहीं मिलेगी कि मैं जिंदा हूँ। कि तभी वहाँ पर मोली युनची से बोलती है कि तुम्हारे पीछे कोई है। वहाँ पर पीछे किन्यू होती है जो युनची के पास आ गई होती है। किन्यू युनची से बोलती है, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हूँ, लेकिन चू युनचेन को ढूंढने के लिए मैं तुमको एक चीज़ देना चाहती हूँ। साथ ही किन्यू वहाँ पर अपने पास से एक स्नो प्रोफॉन बीस्ट निकालती है जो उड़ सकता है। इसका नाम चेन है और ये चू युनचेन का प्रोफॉन बीस्ट है। ये पूरे स्नोवी रीजन के अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोफॉन बीस्ट है। ये तुम्हारी हेल्प करेगा चू युनचेन को ढूंढने के लिए। किन्यू की बात सुनकर युनची वहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। किन्यू युनची से बोलती है कि इस प्रोफॉन बीस्ट के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। जाती हुई कुंगियो को देखकर युनची वहाँ पर बोलता है कि वहाँ पर कुंगियो क्यों नहीं थी जब मैं तुम्हारे फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के ऊपर अटैक कर रहा था। युनची की बात सुनकर कुंगियो बोलती है कि 1 साल पहले कुंगियो ने यहाँ पर आइसल टावर के 30 लेवल को पास कर लिया है, जिसकी वजह से किन्यू इस वक्त आइसल टावर के अंदर है और हमारे एंसेस्टर्स की अल्टीमेट मूव्स को प्रैक्टिस कर रही है। तुम इसके हस्बैंड हो, इसलिए मुझे तुम अपना मैसेज दे दो, मैं उसके तक डिलीवर कर दूंगी तुम्हारा मैसेज। लेकिन युनची बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर युनची वहां से जाने लगता है। युनची अपने मन के अंदर सोच रहा होता है उसे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में वापस जाना होगा, जहाँ पर उसने 3 साल पहले अपनी लिटिल आंट और अपने ग्रैंडफादर से एक प्रॉमिस किया था। और तो और जियाओ फैमिली के पास इतनी पोटेंशियल नहीं है कि वो हेवनली बर्निंग सेट के खिलाफ खड़ा होकर लिटिल आंट और ग्रैंडफादर को प्रोटेक्ट कर पाए। यहीं से सीन चेंज होकर न्यूमून प्रोफाउंड मैनर पर आता है, जहाँ पर युनची पहली बार एक डिसाइपल बना था। युनची वहाँ पर आता है तो झाड़ के पीछे छुपकर अपने बारे में बात कर रहे हुए कुछ डिसाइपल को देखता है, जहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल वहाँ पर युनची के बारे में बात कर रहे होते हैं। बेसिकली वो सारे के सारे डिसाइपल युनची की तारीफ कर रहे होते हैं, जो सुनकर युनची भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इतना ही था कि उन डिसाइपल्स के पास एल्डर ब्रदर शाइकोंग डू आ जाते हैं, जो आकर उनसे लोगों से बोलते हैं कि वो लोग ट्रेनिंग के बीच के अंदर यहाँ पर गॉसिप क्यों कर रहे हैं, जाकर ट्रेनिंग करो। एकदम से ब्रदर शाइकोंग डू को वहाँ पर देखकर युनची भी थोड़ा हैरान हो जाता है, जिसके साथ ही युनची यहाँ पर अपनी झाड़ी के अंदर से बाहर आते हुए एल्डर शाइकोंग डू को बोलता है कि बहुत दिन हो गए तुमको मिले नहीं ब्रदर शाइकोंग डू। युनची को एकदम से न्यूमून प्रोफाउंड मैनर के अंदर देखकर ब्रदर शाइकोंग डू भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बड़ी जोरों से युनची का नाम चीखते हैं। एल्डर ब्रदर शाइकोंग डू को चीखता देख युनची बड़ी तेजी से आगे बढ़कर शाइकोंग का मुंह बंद कर लेता है। युनची शाइकोंग डू से बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो ब्रदर, क्या तुम यहाँ पर भीड़ इकट्ठा करना चाहते हो। युनची की बात सुनकर एल्डर ब्रदर शाइकोंग डू शांत हो जाते हैं। एल्डर ब्रदर शाइकोंग डू युनची से बोलते हैं कि सारी फालतू की बातों को किनारे रखते हुए मुझे ये बताओ कि तुम आखिरकार न्यूमून प्रोफाउंड मैनर के अंदर करने क्या है। अगर जो ये न्यूमून प्रोफाउंड मैनर के रिलेटेड है तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिसपे युनची उनको सारी की सारी बातें बता देता है कि वो किस तरीके से हेवन सीरीज सेट के मामले में फंसा और वो किस तरीके से अपनी फैमिली को बचाना चाहता है। युनची बोलता है कि जियाओ फैमिली के अंदर इतनी ज्यादा पोटेंशियल नहीं है कि वो हेवनली बर्निंग सेट से मेरी लिटिल आंट और ग्रैंडफादर को प्रोटेक्ट कर पाए, और तो और इंपीरियल सिटी की भी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वहाँ पर कभी भी हेवनली बर्निंग सेट का अटैक हो सकता है, इसलिए उनको मैं इंपीरियल सिटी में भी नहीं ले जा सकता। जिस पे एल्डर ब्रदर शाइकोंग डू बोलते हैं इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, एल्डर जियाओ ली हमारे ट्रेनर्स के वाइस मास्टर बन सकते हैं, और तो और तुम्हारी रेपुटेशन के कारण जितना तुमने बखेड़ा यहाँ पर खड़ा किया है और जितने तुम फेमस हो उसकी वजह से ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऑनरेबल बात होगी कि हम तुम्हारे ग्रैंडफादर को अपने साइड कर पाएँ। एल्डर ब्रदर शाइकोंग डू युनची को केयरफुल रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हेवनली बर्निंग सेक्ट हर जगह पर उसे ढूंढ रहा है। और तो और मुझे तुम्हें एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी है कि मैंने फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के अंदर एक फेमिलियर फेस को देखा जिसे तुम भी जानते होगे, वैंग जुचेन। शायद तुम इसे भूले ना हो। रिसेंटली जब मैं ब्लू एंड प्रोफाउंड मैनर से वापस आ रहा था तो मैंने सुना था कि वैंग जुबाई के मौत के कारण हेवनली बर्निंग सेट के अंदर वापस चला गया, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने उसे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के अंदर देखा था। मैं उसके ऊपर शक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके पास कोई रीजन ही नहीं है कि वो फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के अंदर अपीयर हो। इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए युनची वहाँ पर एल्डर ब्रदर शाइकोंग डू को थैंक्स बोलता है। एल्डर ब्रदर शाइकोंग डू से अलविदा लेकर युनची वहाँ पर फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के लिए रवाना हो जाता है, जहाँ से सीन चेंज होकर जिया फैमिली पर आता है। इस जिया फैमिली वही युनबा और कुंग्यू का घर है, जहाँ पर युनबा और कुंग्यू के फादर रहते थे और लीड करते थे। युनची जब जिया मैनर के सामने पहुंचता है तब युनची को वहाँ पर पता चलता है कि जिया मैनर के हेड कुंग्यू के फादर ने पूरे के पूरे जिया मैनर को बेचकर यहाँ से चले गए, जिसके अंदर ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड भी इन्वॉल्व है। ये जानकर युनची भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है।
इस शॉकिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद युनची वहाँ पर जियाओ मैनर के पास आ जाता है। ये वही जियाओ फैमिली है जहाँ पर युनची को 3 साल पहले धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था। युनची वहाँ पर जियाओ मैनर के गेट के सामने पहुंचते ही जियाओ मैनर के गेट के ऊपर किक मारता है, जिसकी वजह से वो गेट वहीं पर टूट जाता है। वहाँ पर ग्रैंडर अपनी फैमिली के गेट को टूटता देख बहुत ही ज्यादा गुस्से में आते हुए बोलते हैं कि आखिरकार किसकी हिम्मत होगी हमारी फैमिली के गेट को तोड़ने की। जिसके साथ ही युनची वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तगड़ी एंट्री लेता है। युनची को वहाँ पर देखकर जियाओ फैमिली के हेड युनची से बोलते हैं कि जियाओ ची, तुम वापस आ गए। तुमने यहाँ पर बोला था कि तुम जियाओ मैनर के अंदर कभी भी कदम नहीं रखोगे, तुम यहाँ पर अपनी ही मौत को इनवाइट कर रहे हो। जिसके साथ ही फैमिली हेड जियाओ हियन को युनची के ऊपर अटैक कर युनची को फैमिली मैनर से बाहर फेंकने के लिए बोलते हैं। अब फैमिली हेड का ऑर्डर पाकर जियाओ हियन बड़ी तेजी से युनची की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता तो है, लेकिन युनची खुद ही उसको खाने पीने भर का दे देता है। अब जियाओ हियन को इस तरीके से हारता देख फैमिली हेड भी बहुत ज्यादा गुस्से में आते हैं। फैमिली हेड युनची के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि जियाओ ची, मैं तुमको यहीं पर मार दूंगा। ये बोलते हुए फैमिली हेड युनची की बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन बदले में फैमिली हेड की हाथ की उंगलियां टूट जाती हैं। युनची उन लोगों को बताता है कि वो कोई जियाओ ची नहीं है, उसने 3 साल पहले ही जियाओ फैमिली को छोड़कर अपना नाम चेंज कर दिया था, अब उसका नाम युनची है। मैं यहाँ पर अपने लिटिल आंट और ग्रैंडफादर को लेने आया हूँ। ये सुनकर वहाँ पर जितने लोग थे वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे परफॉर्मेंस का कॉन्टिनेंट के अंदर युनची का बखेड़ा हर जगह स्प्रेड हुआ है। ऐसा कोई है नहीं है जो युनची के कारनामे को जानता नहीं है। युनची वहाँ पर फैमिली हेड के ऊपर अपनी शॉट से अटैक करते हुए उसे जमीन पर गिरा देता है, और यहाँ पर फैमिली हेड युनची की रियल आइडेंटिटी को जानकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वो युनची से बोलते हैं कि हमें माफ कर देना, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी तुम्हें यहाँ से जियाओ फैमिली से बाहर निकालने की, लेकिन हमने तुम्हें 16 साल तक पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया है, क्या तुम उस चीज का रिपे हम लोगों को इस तरीके से करोगे। युनची बोलता है कि बकवास बंद करो, तुम लोगों ने मेरे साथ किया ही क्या है, तुम लोगों ने केवल मुझे क्रिटिसाइज और बुली करने के अलावा और कुछ नहीं किया है। मेरे ग्रैंडफादर थे जिन्होंने मुझे इतना बड़ा किया है पाल पोस कर, तुम्हें ये चीज बोलने से पहले शर्म खा लेनी चाहिए। युनची वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल से बोलता है कि जल्दी जाओ और मेरे ग्रैंडफादर और लिटिल आंट को यहाँ पर लेकर आओ। कि तभी यहाँ पर युनची को एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज मिलती है कि हेवनली बर्निंग सेट से एक पर्सन आकर उसकी आंट और ग्रैंडफादर को यहाँ से लेकर चला गया है। यहीं से युनची बड़ी तेजी से उड़ते हुए उसी माउंटेन क्लिफ के ऊपर जाता है जहाँ पर उसके लिटिल आंट और उसके ग्रैंडफादर को रखा गया था। वो युनची वहाँ पर जाकर ग्रैंडफादर और लिटिल आंट को बुलाने लगता है कि तभी युनची की नजर वहाँ पर पड़े खून पर जाती है। उस ब्लड को वहाँ पर देखकर युनची बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। युनची को सारा का सारा प्लॉट समझ में आ जाता है कि फैंग जू चेंग ही था जो यहाँ पर आया था, जो यहाँ पर उसके लिटिल आंट और ग्रैंडफादर को लेकर हेवनली बर्निंग सेक्ट में वापस चला गया है। युनची ये जानकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आता है। युनची वहाँ पर तुरंत ही अपने कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट के ऊपर बैठकर हेवनली बर्निंग सेट की तरफ निकल जाता है। वो जियाओ फैमिली से निकलते वक्त जियाओ फैमिली से बोलता है कि अगर जो मेरी लिटिल आंट और ग्रैंडफादर को कुछ हुआ तो मैं सही बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर तुम बुड्ढों को देख लूंगा। और यहीं से सीन चेंज होकर हेवनली बर्निंग सेट के ऊपर आता है, जहां पर फैंग जू चेंग के फादर फैंग जू चेंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। वो फैंग जू चेंग से बोलते हैं कि तुम ही हो जिसकी वजह से हमें ये सब झेलना पड़ रहा है। युनची की स्ट्रेंथ यहाँ पर इतनी है कि हमें उससे एक फ्रेंड बनकर रहना चाहिए, लेकिन तुमने जो यहाँ पर किया है जिसकी वजह से युनची और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और ये मैटर और भी ज्यादा गहरा होता जाएगा। फैंग जू चेंग बोलता है कि उस युनची की वजह से यहाँ पर हमारे हेवनली बर्निंग सेट की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हुई है। अगर जो हम यहाँ पर उस युनची को मार देंगे तो हम अपने हेवनली बर्निंग सेट की रेपुटेशन को वापस से हासिल कर लेंगे। फैंग जू चेंग की बात सुनकर फैंग जू चेंग के फादर बोलते हैं, तुम्हारी वजह से युनची ने हमारे ग्रेट एल्डर और हमारे कुछ और एल्डर को मौत के घाट उतार दिया है, जिसकी वजह से हमें युनची से उनका बदला लेना ही होगा। मैं यहाँ पर फॉर्मेशन को प्रिपेयर करने के लिए बोल देता हूँ, जिससे युनची को पूरी तरीके से मारा जा सके। और ध्यान रखना कि अपनी जिंदगी में ऐसी गलती फिर ना करना, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर अब की तरह बहुत ही ज्यादा मेहरबान नहीं होने वाला। फैंग जू चेंग अपने फादर से खरी खोटी सुनकर उनके पैलेस से बाहर आ जाता है। फैंग जू चेंग वहाँ पर अपने मन के अंदर सोच रहा होता है। यहाँ पर मैं तुमको कंफ्यूज होने से बता दूं कि फैंग जू चेंग और फैंग जू चेन दो अलग अलग लोग हैं। फैंग जू चेंग उस फ्लोटिंग क्लाउड सिटी से युनची की फैमिली को लेकर आया था, जिसमें उसके ग्रैंडफादर और उसकी लिटिल आंट थी। उसका ग्रैंडफादर तो इस वक्त प्रिजन में है, लेकिन वो लिंगशी उसे तो फैंग जू चेन ने अपने पैलेस के अंदर रखा है। क्या उस लड़की का चार्म इतना ज्यादा अच्छा है? अगर जो ऐसा ही है तो मुझे वहाँ पर विजिट करने के लिए जाना ही होगा। ये बोलते हुए फैंग जू चेंग के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे होते हैं। फैंग जू चेन वहाँ पर फैंग जू चेन के पवेलियन में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि लिटिल आंट वहाँ पर गार्डन के अंदर बैठी होती है और फूलों के साथ खेल रही होती है। अब यहाँ पर लिंगशी की ब्यूटी को देखकर फैंग जू चेंग यहाँ पर अपनी नीयत खो देता है। फैंग जू चेंग वहाँ पर गार्डन में आकर लिंगशी की तरफ बढ़ने लगता है। लिंगशी उसे देखकर बोलती है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर मेरे पास क्या करने के लिए आए हो? लेकिन फैंग जू चेंग लगातार अपने हाथ को लिंगशी की तरफ बढ़ाते जा रहा होता है। लिंगशी को समझ में आ जाता है कि इसकी नीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो फैंग जू चेंग से बोलती है कि वो उसके करीब ना आए, अगर जो उसके करीब आएगा तो वो अपनी ही जान ले लेगी। लेकिन फैंग जू चेंग लिंगशी की कोई भी बात को नहीं सुनता। वो लिंगशी से बोलता है कि मेरे होते हुए तुम अपनी जान को किस तरीके से खत्म करोगी, मैं भी तो देखूं। फैंग जू चेंग लिंगशी के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच जाता है कि तभी वहां पर फैंग जू चेन आ जाता है।
फैंग जुचेन को वहाँ पर देखकर फैंग जुचेन बोलता है कि तुम यहाँ पर आ गए, मैं इस लड़की से केवल बात कर रहा था। फैंग जुचेन से बोलता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस लड़की को यहाँ पर लेकर आऊंगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं इस लड़की को तुम्हें दे दूंगा और तुम इस लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हो। फैंग जुचेन की बात सुनकर फैंग जुचेन वहाँ से जाने लगता है। फैंग जुचेन अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, अगर जो मैं यहाँ पर आज इतनी बुरी तरीके से घायल नहीं होता तो तुमने जिस तरीके से आज मुझे यहाँ पर बात की है मैं उसका जवाब तुम्हें जरूर देता। और उस तरफ लिंगशी फैंग जुचेन को उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलती है। फैंग जुचेन अपने मन के अंदर सोचता है कि आखिरकार इस वर्ल्ड के अंदर इतनी ज्यादा इनोसेंट लड़की कैसे हो सकती है। इस पॉइंट पर आकर इस लड़की ने यहाँ पर अपने दिल को बाहर निकालकर अपनी जान दे देनी थी। फैंग जुचेन बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम्हें यहाँ पर कोई भी हार्म नहीं कर सकता। फैंग जुचेन की बात सुनकर लिंगशी रोते हुए फैंग जुचेन से बोलती है कि आखिरकार हेवनली बर्निंग सेट के साथ युनची ने किया क्या है। जहाँ तक मैं युनची को जानती हूँ बहुत ही ज्यादा नेक दिल का लड़का है, वो यहाँ पर तुम लोगों के साथ कुछ बुरा कर ही नहीं सकता। अगर जो उसने अनजाने में तुम लोगों के साथ कुछ बुरा कर भी दिया हो तो मैं उस चीज के लिए तुमसे लोगों से माफी मांगती हूँ। लिंगशी की बात सुनकर फैंग जुचेन बोलता है कि युनची का क्राइम इतना ज्यादा बड़ा है कि उसे माफी मांग कर नहीं टाला जा सकता। फैंग जुचेन की बात सुनकर लिंगशी बोलती है, अगर जो तुम्हारे और युनची के बीच में इतनी ज्यादा बड़ी दुश्मनी चल रही है तो यहाँ पर तुम्हें अपनी दुश्मनी को भी सही से करना चाहिए। यहाँ पर तुम्हें युनची के साथ फेयर एंड स्क्वेयर फाइट करनी चाहिए, लेकिन नहीं, तुम लोग यहाँ पर मुझे और मेरे फादर को लाकर युनची को ब्लैकमेल करना चाहते हो। लिंगशी की बात सुनकर फैंग जुचेन बोलता है कि मैं भी ये करना नहीं चाहता था, लेकिन युनची ने यहाँ पर मेरे फादर जैसे मास्टर को मार दिया है, जिसके बदले में मुझे ये सब करना पड़ा। फैंग जुचेन ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर फैंग जुचेन के साथ साथ पूरे के पूरे हेवनली बर्निंग सेट को महसूस होता है कि वहाँ पर कोई बहुत ही ज्यादा अमाउंट में किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए हेवनली बर्निंग सेट की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। और उधर हमें युनची को दिखाया जाता है जो वहाँ पर हेवनली बर्निंग सेट के अंदर एंट्री ले चुका होता है। युनची वहाँ पर आते साथ ही पूरे के पूरे हेवनली बर्निंग सेट को बाहर आने के लिए बोलता है। युनची को वहाँ पर आता देख सेकंड एडर बड़ी तेजी से अपने कासल से बाहर आते हुए युनची के सामने खड़े हो जाते हैं। ग्रैंड एडर युनची से बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए। सेकंड एडर को वहाँ पर देखकर युनची अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बोलता है कि फैंग जुचेन और फैंग मोली ने यहाँ पर मुझे 2 बार यहाँ पर मारने की कोशिश की है, लेकिन तभी भी मेरे अंदर हेवनली बर्निंग सेट के लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट थी। लेकिन आज जो तुम लोगों ने यहाँ पर किया उसकी वजह से मुझे यकीन हो गया है कि हेवनली बर्निंग सेट कभी भी मेरी इज्जत के लायक ही नहीं था। युनची को अपने हेवनली बर्निंग सेट की बेइज्जती करता देख सेकंड एडर युनची के ऊपर अटैक कर देते हैं। सेकंड एडर बोलते हैं कि तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, लेकिन तभी भी तुम इतने ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो, अब तुम यहीं पर मरो। ये बोलते हुए सेकंड एडर युनची के ऊपर एक स्लैश लगाते हैं, लेकिन युनची अपने हाथ को आगे करते हुए सेकंड एडर के उस स्लैश को वहीं पर रोक लेता है। ये देखकर तो सेकंड एडर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन युनची वहाँ पर अपने हाथ के अंदर अपनी पावर को अनलिश करते हुए सेकंड एडर के अटैक को सेकंड एडर ही के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और जिसकी वजह से सेकंड एडर को वहाँ से पीछे हटना पड़ता है। युनची के अटैक की वजह से सेकंड एडर का हाथ भी बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन युनची यहीं पर नहीं रुकता। युनची अपनी शॉट को आगे करते हुए सेकंड एडर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके काउंटर में सेकंड एडर और ग्रैंड एडर अपने अपने पावर्स को रिलीज करते हुए युनची के उस अटैक को वहीं पर ब्लॉक करने की कोशिश करने लगते हैं। सेकंड एडर अपने स्काई प्रोफाउंड रेलम मतलब कि हेवनली प्रोफाउंड रेलम पर होने के बाद भी युनची के उस अटैक को ब्लॉक करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी और पैट्रियास के तो मुंह से खून भी आने लगा था। लेकिन युनची यहाँ पर अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और अपनी स्लैश के अंदर अपनी पावर्स को इम्ब्यूट करने लगता है, जिसकी वजह से सेकंड एडर और पैट्रियास का अटैक वहीं पर डिसिपेट हो जाता है और युनची का वो अटैक बड़ी तेजी से आगे बढ़कर सेकंड एडर और पैट्रियास के ऊपर डायरेक्ट हिट होता है, जिसकी वजह से सेकंड एडर और पैट्रियास बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं और जिसे देखकर नीचे खड़े सारे के सारे डिसाइपल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो सब लोग युनची के ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं कि तभी युनची उनकी तरफ एक बहुत ज्यादा खतरनाक सा लुक देता है और वहीं से वो अपने प्रोफाउंड बीच से उतर कर जमीन पर आता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। युनची वहाँ पर नीचे आकर स्माइल करते हुए उन सब की तरफ देखता है और वहाँ पर एक स्लैश लगाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर खड़े जितने भी डिसाइपल्स थे वो मक्खियों की तरह उड़ने लगते हैं। अब ये देखकर 3 एल्डर अपनी अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को रिलीज करते हुए युनची की बॉडी के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हैं, लेकिन युनची की बॉडी से टकराकर उनकी स्वॉर्ड वहीं पर टूट जाती है। अब ये देखकर युनची की तरफ कुछ पवेलियन मास्टर अपनी स्वॉर्ड को लेकर युनची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन युनची उनकी तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़कर उनकी स्वॉर्ड के ऊपर एक स्लैश लगाता है, जिसकी वजह से उनकी स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है और 15 एल्डर और पवेलियन मास्टर दोनों लोग वहीं पर मर जाते हैं। युनची वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक सी स्माइल देते हुए उन सारे के सारे लोगों से बोलता है कि तुम लोग अपने स्काई प्रोफाउंड रेलम पर होने के बाद भी मुझे यहाँ पर नहीं रोक पाओगे। और उस तरफ फैंग जुचेंग और लिटिल आंट युनची को देख रहे होते हैं। लिटिल आंट युनची के बारे में चिंता कर रही होती हैं, लेकिन फैंग जुचेंग युनची को अपने एल्डर्स को खत्म करते थे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ रहा था। ठीक उसी टाइम पर फैमिली पैट्रिया जो बहुत ही ज़्यादा घायल थे वो ट्रांसमिशन जेट से सारे के सारे एल्डर्स जो बाहर हैं उनको मैसेज देकर यहाँ पर बुलाने के लिए ऑर्डर दे देते हैं और उन सारे के सारे एल्डर को 9 प्रोफाउंड डीपर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए बोल देते हैं। अपने पैट्रिया से फॉर्मेशन को
एक्टिवेट करने का ऑर्डर पाकर सेकंड एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। सेकंड एल्डर बोलते हैं अगर जो हम यहाँ पर 9 प्रोफाउंड डिपर फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो अगर जो युनची इससे 10 गुना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो वो उस फॉर्मेशन के अंदर आकर मर ही जाएगा। फैमिली पैट्रियार्च का ऑर्डर पाकर सेकंड एल्डर सारे के सारे डिसाइपल जो युनची के करीब थे उन्हें दूर हटने के लिए बोलते हैं, जिसके साथ ही वहाँ पर युनची के सर के ऊपर पर्पल कलर की बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होने लगती है और वहाँ पर पलक झपकने की स्पीड से 30 एल्डर युनची को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैस्मिन युनची को बताती है कि उसके सामने खड़े ये 30 के 30 एल्डर सारे के सारे अपने स्काई प्रोफाउंड रेलम पर हैं। ये यहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने जा रहे हैं जिसे 9 प्रोफाउंड डिपर फॉर्मेशन कहा जाता है। इस फॉर्मेशन में 30 एल्डर अपनी सारी की सारी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को किन्हीं 9 इंसान के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। जैस्मिन बोलती है कि यहाँ पर हेवनली बर्निंग सेक्ट ने अपने सारे के सारे एल्डर जो अपने स्काई प्रोफाउंड रेलम पर हैं केवल खास तुमको मारने के लिए समन किया है। लगता है कि हेवनली बर्निंग सेक्ट तुमको अपना सबसे बड़ा एनिमी मानती है। जिसके साथ ही साथ वहाँ पर हेवन सीलिंग सेक्ट के जितने भी एल्डर थे वो सारे के सारे अपनी 9 प्रोफाउंड डिपर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि युनची के मुंह से ब्लड आने लगता है। युनची वहाँ पर उस फॉर्मेशन की फोर्स की वजह से अपने घुटनों पर आ जाता है। सेकंड एल्डर युनची की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं युनची तुम इतने कम उम्र में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट था, लेकिन अफसोस तुमने यहाँ पर हेवनली बर्निंग सेट के ऊपर अटैक कर अपने लिए बहुत ही ज्यादा बुरा किया, अब तुम यहीं पर मरोगे। ये सुनकर युनची अपनी स्वॉर्ड को जमीन पर गाड़ते हुए बोलता है क्या तुम लोग यहाँ पर सच में मुझे अपनी बातों से मारने की कोशिश कर रहे हो? अगर जो तुम लोग यहाँ पर सच में मुझे मारना चाहते हो तो आगे बढ़ो, मुझ पर अटैक करो। ये सुनकर सेकंड एल्डर बड़ी तेजी से अपनी स्वॉर्ड के साथ युनची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी युनची अपनी फायर्स को रिलीज करता है और उन सारे के सारे 9 के 9 अटैक को अपनी स्वॉर्ड के साथ रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके साथ ही साथ युनची वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड के साथ एक स्लैश लगाता है। इसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और कुछ एल्डर उसी के अंदर आकर मर जाते हैं। यही था कि युनची के पीछे कुछ एल्डर फिर से अपेयर होते हैं और युनची के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसे युनची प्रेडिक्ट कर लेता है। युनची पीछे घूमते हुए अपने हैवी स्वॉर्ड के साथ उन एल्डर्स के ऊपर एक स्लैश लगाता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे 9 के 9 एल्डर वहीं पर मर जाते हैं, लेकिन वो फॉर्मेशन अभी भी टूटी नहीं होती है। सेकंड एल्डर युनची से बोलते हैं कि जैसा मैंने सोचा था तुम वैसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अब यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। इस फॉर्मेशन के एस्टैब्लिश होने के बाद तुम चाहे जितने इस फॉर्मेशन के अंदर हाथ पैर चला लो, तुम्हारी केवल मरी हुई बॉडी इस फॉर्मेशन से बाहर जा पाएगी। युनची एल्डर की बात सुनकर बोलता है यहाँ पर आज मैं नहीं मरने वाला, आज तुम लोग यहाँ पर मरोगे। ये बोलते हुए युनची वहाँ पर अपने डोमिनेटर फ्यूरी यानी कि ओवरलॉर्ड फ्यूरी को यूज करता है, जिसकी वजह से उन सारे के सारे एल्डर्स को वहाँ पर पीछे हटना पड़ता है। युनची यहीं पर नहीं रुकता, युनची वहाँ पर अपने सीरियस स्लैश मतलब हेवनली वुल्फ स्लैश को यूज करता है और वहाँ पर उस अटैक की वजह से बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इतना ही था कि युनची वहाँ पर अपने फ्लेमिंग लोटस यानी डीमन लोटस को एक्टिवेट कर देता है और युनची के उस फायर लोटस के अंदर आकर बहुत से डिसाइपल उसी के अंदर मर जाते हैं। युनची वहाँ पर अपनी इतनी ज्यादा प्रोफाउंड एनर्जी को यूज करने की वजह से बहुत ही ज्यादा थक गया था, जिसे फैमिली पैट्रियार्च एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं और युनची के ऊपर अपने सारे के सारे बचे हुए एल्डर्स के साथ अटैक करने के लिए बोल देते हैं। अपने पैट्रियार्च का ऑर्डर पाकर सारे के सारे बचे हुए एल्डर युनची के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन युनची वहाँ पर अपनी ड्रैगन सोल डोमेन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आसमान में 2 बड़ी बड़ी आंखें अपेयर होती हैं। और इतना ही था कि युनची वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीख लगाता है, जिसकी ऑरा की वजह से वहाँ पर आसपास के लोग भी उड़ना चालू कर देते हैं और थोड़ी देर बाद हमें युनची के ब्लू कलर के ड्रैगन को आसमान में दिखाया जाता है। युनची का वो ड्रैगन इतना ज्यादा बड़ा था कि वो पूरे हेवनली बर्निंग सेट को अपने अंदर कवर कर ले रहा था। और यहीं पर हमारी इस एपिसोड की एंडिंग होती है। होप करता हूँ गाइस आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर जो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या युनची अपने डोमेन के साथ पूरे के पूरे हेवनली बर्निंग सेट को तबाह कर पाएगा या नहीं, तो चैनल पर बने रहना।